लिखने का कोई मुहूर्त नहीं होता और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपका चाहे पहला अटेम्प्ट हो या आखिरी, अभी आप कलम उठाओ और इतिहास रचना शुरू कर दो। जय हिंद दोस्तों, एथिकल बंदा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का ये वाला क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अभी तक ये हमारा सिलेबस का पहला पॉइंट ही चल रहा है, एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस वाला। क्वेश्चन कहता है कि एजुकेशन इज़ नॉट एन इंजंक्शन, it is an effective and pervasive tool for all-round development of an individual and social transformation. Examine the NEP 2020, that is National Education Policy, in the light of above statement. ये तभी आया था इसलिए करंट अफेयर्स में था, तो एक्सपेक्टेड था कि NEP 2020 के बारे में लोगों ने, स्टूडेंट्स ने डिटेल में पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन आ गया था। बट इस क्वेश्चन के ज़रिए हम सीखेंगे कि एजुकेशन इन जनरल को भी कैसे हम अगर टैकल आ जाए क्वेश्चन तो टैकल कर सकते हैं, और एजुकेशन एंड एथिक्स दोनों का मिक्सचर किस तरह से लिखा जाता है ये हम इस क्वेश्चन के ज़रिए देखेंगे। ऑल्दो इसमें मैंने एनईपी के स्पेसिफिक पॉइंट्स यूज़ किए हैं, बट हम चाहें तो ये एनईपी का नाम लिए बगैर ही हम एजुकेशन इन जनरल की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम दो सब पार्ट्स में तोड़ देंगे। एक है सब पार्ट वन जो कि स्टेटमेंट इटसेल्फ, जो ये दिया हुआ एजुकेशन इज़ नॉट एन इंजेक्शन, इसको हम इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे और इसी का एक हल्का सा माइक्रो डायग्राम बना लेंगे। माइक्रो डायग्राम इसीलिए इसमें बनाएंगे हम क्योंकि जो मेन मेजर क्वेश्चन जो है, मेजर पार्ट जो होना चाहिए, वो हम माइक्रो डायग्राम्स में नहीं डाल सकते हैं, उसको हमें बॉडी में डालना ही पड़ेगा। माइक्रो डायग्राम में वो चीज़ डाली जाती है जो कि मेजरली नहीं पूछा गया हो, जो कि पूछा है उसके आजू बाजू जो सपोर्टिंग चीज़ें होती है वो हमें माइक्रो डायग्राम में लिखना होता है। और इसका सब पार्ट टू होगा ऑफ कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इस क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करेंगे? सपोज एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि इसमें इजीली आपको ये क्लिक होना चाहिए कि स्टेक होल्डर अप्रोच लगेगा। कैसे? क्योंकि एजुकेशन जो चीज़ है कितने सारे स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल को, जो कि एक स्टूडेंट है, बच्चा है। फिर वो बच्चा जैसे जैसे ग्रोन अप होगा वो अपनी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट डालेगा। फिर सोसाइटी एज अ होल एक इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेगी, एंड इकोनॉमी पूरी जो कि इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो शेप किस तरह से इंडिया करने वाली है फ्यूचर में, ये चीज़ डिसाइड करेगी। तो इसीलिए जैसे ही एजुकेशन हमारे सामने आया, हमें याद आना चाहिए कि स्टेक होल्डर अप्रोच लगाना है। अब स्टेक होल्डर्स कौन से हो सकते हैं? जैसा कि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम लगभग 3 या 4 स्टेक होल्डर्स लगाएंगे यहाँ पे, और हर एक के बारे में दो दो या 3 के बारे में दो और किसी एक के बारे में एक पॉइंट हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये हमारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जैसे कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें अराउंड 10 पॉइंट्स लिखने होंगे। इंट्रोडक्शन 1 पॉइंट काउंट होगा, माइक्रो डायग्राम 1 पॉइंट काउंट होगा, कंक्लूजन जो हम लिखेंगे वो 1 पॉइंट काउंट होगा। तो टोटल हो गए अपने 3 पॉइंट्स। अब बचे हैं अपने 7 पॉइंट, तो 7 पॉइंट इन 4 स्टेक होल्डर्स में हमें यूज़ करते हुए लगा देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एजुकेशन इज़ मोर देन द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, it is the best means to ingrain various ethics like individual ethics, societal ethics, environmental ethics, and so on. Consequently, all will lead to a social transformation. तो देखो दोस्तों, इसमें मैंने दो चीज़ें की हैं। एक तो एजुकेशन के बारे में एक जनरल सा कोट लिख दिया, ये मेरा खुद का ही कोट है, ये आप चाहो तो आपने कहीं से आप रेफ़र कर सकते हो यहाँ, जो भी आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट आ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, और जो कि क्वेश्चन को भी जो स्टेटमेंट है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हो। तो ये मैंने अपना एक कोट एक लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें की हैं। पहली चीज़ ये की है कि एथिक्स को, आई मीन इंडिविजुअल एथिक्स, सोसाइटल एथिक्स, एथिक्स एज़ अ सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। क्यों? क्योंकि हम ये एथिक्स का पेपर दे रहे हैं, जीएस 2 का पेपर नहीं दे रहे हैं, इसलिए कीवर्ड्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एथिक्स और एजुकेशन किस तरह से हैंड इन हैंड जा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये की है कि इसी स्टेटमेंट को कुछ अदर वर्ड्स में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि मुझे स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है। तीसरी चीज़ मैंने ये की है यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कीवर्ड दिया गया है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी समहाउ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है।
अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो कंसिक्वेंटली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा ही। तो इसी तरह से आपको भी स्मार्टली प्ले करना होगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिंक करना होगा अपने इंट्रोडक्शन से, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आप ट्रैक पे हो। अब इंजंक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इंजंक्शन का मतलब होता है कि कोई एक फोर्सफुली आपको ऑर्डर दिया गया है। तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि एजुकेशन कोई एक फोर्सफुली दिया गया ऑर्डर नहीं है। इनफैक्ट ये एक टूल है जिसकी वजह से हम अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एंड देन कंसिक्वेंटली हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पे हमें लिंकिंग पार्ट डालना होगा, इसको एनईपी से कैसे लिंक करें हम। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इट कैन बी डन थ्रू सिलेबस डिजाइनिंग, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो, एंड प्रैक्टिकल सेशंस। अब ये दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो ये मैंने कोट एक्सप्लेन किया है आपको, ये जो कोट एक्सप्लेन किया है ये दो चीज़ों के ज़रिए हम कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें मैं अपने आप से डिज़ाइन करने नहीं बैठूंगा, यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है उसको एनईपी से। तो मैं ये लिखूंगा कि एनईपी में ये दोनों ही चीज़ें हैं, और वो कैसे हैं वो मैं आगे अपनी बॉडी में एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने 4 स्टेक होल्डर लेके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला स्टेक होल्डर है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में मैंने लिखा है एनईपी 2020 एंश्योर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स। अब देखो दोस्तों, ये एनईपी तभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में था, तो एक्सपेक्टेड था कि हम इसकी थोड़े से डिटेल न्यूएंसेस भी पढ़ के रखें। तो ये एक उसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर था, तो ये हमें पढ़ा हुआ होना चाहिए। और सपोज इन केस हमें पढ़ा हुआ नहीं भी है, तो आप इतना तो थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात की गई होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैंने इसको इनकॉर्पोरेट करके लिख दिया है कि इंडिविजुअल का किस तरह से यहाँ पे उद्धार हो सकता है। इससे क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन। ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं अगर पूरा स्टेटमेंट में लिखने जाऊँ कि बाय बाय यूजिंग दिस अर्ली चाइल्डहुड केयर वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, तो इतना बड़ा सेंटेंस के लिए ना तो हमारे पास स्पेस होता है ना ही टाइम होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एरो डाल दिया है और यहाँ पे लिख दिया है कि इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन। इसी तरह से सेकंड पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इंडिविजुअल के लिए। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020 इज टू डेवलप एथिकल वैल्यूज़। ये एक्चुअल में लिखा गया है, जो एनईपी का डॉक्यूमेंट है वहाँ पे, और एथिक्स के बारे में लिखा गया है। तो हम एथिक्स का पेपर दे रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। इससे क्या होगा? एक साउंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन बनेगा हमारा, या फिर साउंड एथिकल फाउंडेशन भी आप लिख सकते हो। अगेन ये इंडिविजुअल की हेल्प करेगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं इंडिविजुअल पे। अब आप सोचो कि आपको एनईपी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, फिर भी ये दोनों जनरल पॉइंट है तो आप लिख ही सकते हो। अब इसका वाइस वर्सा हम यूज़ करेंगे। अगर एजुकेशन का आगे कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है, तो हम एनईपी 2020 ना लिखते हुए कहेंगे कि इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे भी इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसी तरह से हमें स्मार्टली प्ले करना होगा कि कैसे उनके पूछे गए क्वेश्चन को हम स्मार्टली दूसरे कोई किसी पूछे गए आंसर्स में हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बढ़ते हैं सोसाइटी के लिए। जैसा मैंने ऊपर स्टेक होल्डर्स बताए थे, सेकंड सोसाइटी। ये दो स्टेक होल्डर्स इसलिए मुझे सीधे सीधे दिख गए क्योंकि सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिविजुअल का मैंने बता दिया। अब 2 पॉइंट सोसाइटी के भी हम लिख देते हैं। एनईपीज 2020 emphasizes on हाँ, एनईपीज 2020 is emphasis on प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म थ्रू 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब ये एक थोड़ी सी उसमें डिटेल में लिखी गई है कि किस तरह से हम नॉर्थ में सदर्न कोई लैंग्वेज एज अ तीसरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ताकि नॉर्थ के लोग भी साउथ की जो लैंग्वेजेस है उसको जान सके, उसको समझ सकें। और सिमिलरली साउथ में जो कि हिंदी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हिंदी जो एक मेजर लैंग्वेज है, वो हम साउथ में भी ये करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि साउथ के लोगों में भी हिंदी का थोड़ा प्रचलन बढ़ जाए। तो इसी तरह से हम क्या इंश्योर करेंगे? कल्चरल यूनिटी इंश्योर करेंगे। तो अब ये आपका पार्ट हो गया एथिक्स का, और ये पार्ट हो गया आपका एनईपी का। तो देखो मैंने कैसे एनईपी को एथिक्स के साथ लिंक कर दिया। अब एक और चौथा पॉइंट वहाँ पे एनईपी के डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि इट डज नॉट प्रमोट एनी हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस। तो इससे क्या होगा कि जो एक डायलेमा डायलेमा हो जाता है इंडिविजुअल के पास में कि
यार मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, क्या लूँ? क्यों ये बन जाता है? क्योंकि एक आगे चल के एक डॉगमा क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो साइंस का स्टूडेंट है, वाओ बहुत अच्छा स्टूडेंट है। यार ये तो एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, यार ठीक है यार, क्या ही इसकी रिस्पेक्ट करें वगैरह वगैरह ऐसा। तो एक डॉगमा क्रिएट ना होते हुए अब एक सेंस ऑफ वननेस क्रिएट होगा। तो अगेन मैंने एनईपी का एक जो पॉइंट था उसको एथिक्स के साथ जोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन भी अब तक मुझे वही कह रहा है। और ये दो मैंने स्टेक होल्डर बता दोनों पॉइंट मैंने एक सोसाइटी वाला जो स्टेक होल्डर था उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बढ़ूंगा अपने अगले स्टेक होल्डर की तरफ, जो कि इकोनॉमी एज अ होल। इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रमोट्स, आपका क्या प्रमोट करता है? एक स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। एंड ऑब्वियसली आप सब जानते हो कि स्किल डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो इससे हम जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उससे अल्टीमेटली अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो अगेन मैंने एनईपी का एक पॉइंट था, और ये जनरल पॉइंट भी है, आप सब जानते हो एनईपी ना भी होता तो भी एक जनरल पॉइंट भी है ही। तो इसको हम एजुकेशन में भी, मैं बार बार ये पॉइंट पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि जो भी ये पॉइंट हमने लिखा है एनईपी से रिलेटेड लिखे हैं, बट इसको एज अ जनरल एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इकोनॉमी स्टेक होल्डर पे एक पॉइंट लिख दिया। अगला पॉइंट, educational innovation in gift city under NEP 2020, it aims to nurture high end human resources। अब ये एक स्पेसिफिक कदम उठाया गया था एनईपी को थोड़ा और स्ट्रांग बनाने के लिए कि एजुकेशनल कुछ इंस्टीट्यूशंस, इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस आप गिफ्ट सिटी में भी आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो। तो उससे क्या होगा कि हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट होंगे जो कि टेक्निकली फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड होंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। तो उससे ऑब्वियसली हमारा अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हम उसको बेटर वे में रीप कर सकते हैं। तो अगेन ये इकोनॉमी का पॉइंट हो गया आपका। और ये जनरल भी कोई चीज़ होती तब भी हम यूज़ कर लेते, ऑल्दो ये एनईपी के ज़रिए लिखा गया है, बट एनईपी एज एन एग्जाम्पल भी तो हम यूज़ कर ही सकते हैं एजुकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो। नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट, NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ये एक्चुअल में लिखा गया है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इसका एम लिखा गया है एनईपी के डॉक्यूमेंट में। तो अगर हम ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल स्फीयर में, इंटरनेशनल एरिना में अपना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग हम एक सॉफ्ट पावर डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसको मैंने किस तरह से एनईपी प्लस एथिक्स प्लस जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको हमने लिंक कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका आंसर एक डाइवर्स लग रहा है। इंडिविजुअल के बारे में मैंने एथिक्स की बात कर ली, सोसाइटी के बारे में मैंने बात कर ली, तो आपका जीएस बेस्ड अप्रोच भी यहाँ पे यूज़ हो गया कि सोसाइटी को किस तरह से हमने इनकॉर्पोरेट किया है, इकोनॉमी ऑब्वियसली एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये एक तरह से आपका डाइवर्स आंसर भी हो गया है, और एथिक्स को मैंने एनईपी के साथ लिंक भी कर दिया है। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से सोचना है, आपको बस मतलब ये दो मेन जो मैंने पिछले एक आंसर में बताया था, जो कि होता है जीएस बेस्ड अप्रोच जो है, ये टेम्पलेट। और यहाँ पे हमने बताया है कि कैसे हम स्टेक होल्डर अप्रोच, स्टेक होल्डर टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं। ये दो आपको एथिक्स में आपके लाइफ सेवर हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ही मतलब हर आंसर में लगभग आपके लग जाएंगे। ऑल्दो हम यूज़ करेंगे वेरियस और भी टेम्पलेट्स, बट यहाँ पे मैंने दो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले बता दिए हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो ये दो चीज़ को यूज़ करके आप डेफिनेटली आंसर अपने एथिक्स के लिख सकते हो। अगेन मैं वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपने, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, क्योंकि आपका प्रीलिम्स निकल चुका होगा और आपने मेंस के लिए बहुत ही स्ट्रांग तैयारी की होगी 2-2.5 महीनों में। तो अगेन वही पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रीलिम्स के पहले मेंस की बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है, स्पेसिफिकली एथिक्स की तैयारी नहीं भी की है, तब भी आप ये 2-3 जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, जो टेम्पलेट्स बता रहा हूँ, उसको यूज़ करके आप एथिक्स में एज ले सकते हो। आपको बस अपना जो जीएस का नॉलेज है, जीएस मतलब जो जीएस 1 2 3 का नॉलेज है, उसको जीएस 4 में आपको इनकॉर्पोरेट करना है, दैट्स इट। यही चीज़ मैं आपको थ्रू आउट सिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हर क्वेश्चन के ज़रिए हम सिलेबस का कोई एक पॉइंट सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पॉइंट सीखने वाले हैं? यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एजुकेशन इन जनरल। एजुकेशन इन जनरल अगर पूछ लिया तो उसको एथिक्स के साथ हम किस तरह से लिंक कर सकते हैं।
इस पे भी हम आएँगे, इसके पहले हम इस आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस आंसर में आप देख सकते हो कि मैंने एक और जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात की थी, वहाँ पे एक और कीवर्ड यूज़ किया है, वसुधैव कुटुंबकम। अब देख लेते हैं हम इसका डायग्राम किस तरह से होगा। डायग्राम जनरल सा आपको सोचना है, बस ज़्यादा करके आपका ये ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट ही होंगे। ज़्यादा कुछ मतलब आपको फैंसी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ फैंसी की ज़रूरत होगी, वहाँ पे मेरे दिमाग में अगर कुछ आ गया तो मैं वहाँ पे लिख दूँगा और आपको बता दूँगा, तो आप उस तरह से उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम में मैंने बताया वेल क्यूरेटेड एजुकेशन। एजुकेशन जो है वेल क्यूरेटेड, यही पॉइंट मैंने वेल क्यूरेटेड ही क्यों लिखा है इस आंसर में। क्यों? क्योंकि इस आंसर में उन्होंने एनईपी के बारे में पूछा था, तो एनईपी ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि वेल क्यूरेटेड है, इसीलिए मैंने वेल क्यूरेटेड एजुकेशन लिखा है यहाँ पे। इट विल लीड टू ऑल राउंड डेवलप्ड इंडिविजुअल, जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने ही बताया वो स्टेटमेंट में। उसी स्टेटमेंट को मैं बस एक फ्लो चार्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर सोशल, इससे क्या होगा, ऑलराउंड अगर डेवलप्ड इंडिविजुअल बन जाएगा तो उससे क्या होगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उन्होंने ही दिया है क्वेश्चन में। और चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, जिससे हम एनवायरमेंटल एथिक्स को अपहेल्ड कर रहे हैं। इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑब्वियसली, जैसा हमने देखा। ग्रोइंग सॉफ्ट पावर, जो कि हमने देखा इंटरनेशनल स्फीयर में हमारा बढ़ रहा है। और इस सब से मिल के क्या होगा, ये आपको बताना थोड़ा-सा ज़रूरी है, क्योंकि एथिक्स का पेपर हम लिख रहे हैं। इस सब से मिल के ये होगा कि ईच लीड्स टू एथिकल डेवलपमेंट। ये आपको आपने बता दिया तो आपको एग्ज़ामिनर ये सोचेगा कि आपने एथिक्स को सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने डायग्राम में जो स्टेटमेंट था उसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो स्टेटमेंट है उसको हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। एक इंट्रोडक्शन में जो हमने किया था और एक इस डायग्राम में। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे ये मैंने राधाकृष्णन जी का एक स्टेटमेंट उठाया है। यहाँ पे एक देखो, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कोट के लिए श्योर नहीं हो कि इन्होंने ही लिखा है या फिर इन्होंने एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी है, तो आप उसको कोट डिकोड मत करो। जैसे हम ये इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं, वो आप मत करो यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि आप स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे हो, बस आपको जितना भी याद आ रहा है वो आप लिख दो वहाँ पे। जैसे वाइटल डायनामिज्म, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी एंड स्पिरिचुअल डायरेक्शन टुगेदर कंस्टिट्यूट द प्रॉपर एम ऑफ एजुकेशन। एंड एनईपी, ये मैंने ऐड कर दिया आगे, एंड एनईपी 2020 हैज़ द पोटेंशियल फॉर दिस। तो ये आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी दे जाएगा एग्जामिनर को। आपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी एड्रेस किया है, और उसमें एक कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हुए, जैसा आपने शुरू किया था उसी तरह से कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हुए आपने इसको कंक्लूड भी किया है, तो एक समराइज़ भी कर दिया है इस चीज़ ने। हॉलिस्टिकल एक आंसर बन चुका है ये, कि जहाँ पे आपने कुछ कीवर्ड्स भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जार्गन आपने कर दिया है, बट कहीं-कहीं पे जहाँ-जहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए वहाँ-वहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो थियरी वाला पार्ट है, जो मैंने प्रॉमिस किया था, क्या-क्या हम सीखने वाले हैं। टीचर्स एंड करिकुलम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यू सिस्टम इन अ पर्सन, खास करके बच्चों में। क्योंकि बच्चे हम सब जानते हैं कच्ची मिट्टी होते हैं, तो उसको मोल्ड करना बहुत आसान होता है। तो इसमें टीचर्स और करिकुलम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अब करिकुलम की जब बात कर रहे हैं हम, तो हम अगेन हमारे किसी भी क्वेश्चन में करिकुलम से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे तो एनईपी 2020 को एज एन एग्जांपल हम कोट करेंगे। ठीक है? तो ये वैल्यू सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल्स, क्या-क्या वैल्यूज़ डेवलप करता है ये आप में, टीचर्स आप में और करिकुलम आप में क्या-क्या वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। पंक्चुअलिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, और भी आपको जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप तभी के तभी ऑन द स्पॉट लिख सकते हो। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया गया है, पापा इज़ कमिंग फ्रॉम ऑफिस व्हाइल मम्मी इज़ कुकिंग एंड रिंकी इज़ हेल्पिंग हर। तो इससे क्या हो रहा है कि एक जेंडर स्टीरियोटाइप बना रहे हैं कि पापा ऑफिस जाके आते हैं और मम्मी और रिंकी का काम होता है घर पे हेल्प कर, आई मीन लेडीज़ का काम होता है घर के काम काज करना। तो इस पैराग्राफ से एक रॉन्ग मैसेज जाता है बच्चों पे, उनमें एक जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल प्री डिफाइंड हो जाते हैं उसमें। उसकी जगह हम कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते थे वहाँ पे, कुछ और तरीके से, मतलब जेंडर इक्वालिटी बताने के लिए कोई पैराग्राफ हम यूज़ कर सकते थे वहाँ पे। तो इससे अगेन आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असर पड़ता है बच्चों के दिमाग पे। एनसीईआरटीज़ जो भी हमारा करिकुलम से रिलेट कर सकते हैं हम इसको।
दूसरे वेज हम क्या क्या हैं, किस तरह से हम बच्चों में दूसरे वेज क्या क्या हैं। एजुकेशन में तो मैंने दो चीज़ें बताई, टीचर्स और करिकुलम। और भी वेज क्या क्या हैं जिससे हम इनके दिमाग में इनग्रेन कर सकते हैं ये जो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं हम। उनको विजिट्स पे लेके जाओ ऑर्फेनेज या म्यूजियम्स में, उससे क्या होगा, उनमें कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, टॉलरेंस, ये सारी वैल्यूज़ डेवलप होंगी। दूसरी चीज़ है स्कूल्स में कुछ ऐसे ड्राइव्स होने चाहिए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स या स्ट्रीट क्लीनिंग ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें, तो इससे उनमें एनवायरमेंटल एथिक्स डेवलप होंगे। अगली चीज़ है जो कि योगा आजकल मतलब बहुत सारे स्कूल्स में कंपलसरी भी कर दिया गया है, तो इससे उनमें सेल्फ कंट्रोल की एक वैल्यू डेवलप होगी जो कि में मतलब एक लंबे समय के लिए उनको बहुत ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट करेगी ये चीज़। तो हमने इस क्वेश्चन के ज़रिए क्या-क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन जो कि अगेन मैंने बताया कि एक मेरा के अलग कोई कोट है, यूनिक कोट है। उसमें आप चाहो तो आपका खुद का यूज़ कर सकते हो, इसी को आप एज़ इट इज़ यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हो एग्ज़ाम में। हमने देखा एक नया अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच, किस तरह से हमने एजुकेशन को देखते ही हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ, एजुकेशन है, तो एजुकेशन कितने लोगों पे इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए हमने स्टेक होल्डर अप्रोच भी देख लिया। हमने देखा कि एथिक्स और एजुकेशन इन जनरल दोनों को हम लिंक कैसे कर सकते हैं, दोनों ही ज़रिए से, लाइक हमने एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स भी देख लिए ये वाले। और हमने देखा कि एनईपी के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको ही हमने कैसे एजुकेशन इन जनरल में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एनईपी को हम कोट भी कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो उसको एक जनरल पॉइंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको कुछ नई चीज़ें सीखने मिली होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी मिलेंगी और एक आंसर को देखने का या क्वेश्चन को देखने का एक नया अप्रोच आपको मिला होगा। अगेन मैं हर क्वेश्चन में वो चीज़ ही नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से देखना है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन आपके लिए सरकार द्वारा दिया गया एक टास्क है, उस टास्क को आप किस तरह से फुलफ़िल करोगे। आपको आपको ये नज़रिया आपको डेवलप करना ही होगा। तभी आप ये सारी चीज़ें, स्टेक होल्डर अप्रोच या फिर जो भी टेम्पलेट्स आपको लगाना है, ये सारे आप सोच पाओगे इस बारे में। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।